हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि हम सब लोग जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव पार्ट 1 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडजेक्टिव पार्ट 2। तो हमने जो लास्ट टाइम था तो जो हमने वीडियो छोड़ी थी अपनी वो थी हमारी जो एडजेक्टिव्स के टाइप्स थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और डेमोन्स्ट्रेटिव और काफी सारे कराए थे। इंटेरोगेटिव जो था लास्ट वो क्या किया था। तो आज जो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं तो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपको डिग्रीज से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से? डिग्रीज। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिग्रीज से। डिग्री यूज ऑफ करेक्ट यूज ऑफ डिग्रीज, यानी कि जो डिग्रीज है हमारी उनका करेक्ट यूज कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो अब स्टार्ट करते हैं डिग्रीज। देखिए, अब आप बहुत से बच्चे जिन्हें डिग्रीज के बारे में नहीं पता उनके बारे में पहले थोड़ी सी नॉलेज बता देते हैं कि डिग्रीज होती क्या है। ठीक है, देखिए डिग्रीज जो होती है उन्हें हिंदी में हम बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं? श्रेणी। इट मीन श्रेणी। हाँ, डबल एक ही लिखते हैं, श्रेणी बोलते हैं, देख लेना। ठीक है, तो अब डिग्री जो होती है वो हमारे बच्चों 3 टाइप्स होती हैं। कितनी? 3 टाइप्स डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए नॉर्मल जो बातें होती हैं उसकी क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री जो होती है, देखिए डिग्री जो बनाई जाती है बच्चों एडजेक्टिव्स की बनाई जाती हैं। डिग्री जो बनाई जाती है किनकी बनाई जाती है? एडजेक्टिव्स की बनाई जाती है। कैसे? जैसे कि मानो हमने लिखा गुड। गुड क्या है? अच्छा। गुड क्या है? अच्छा, एक एडजेक्टिव है। इसका कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसको हिंदी इसको साधारण श्रेणी कह सकते हैं, इसको तुलनात्मक श्रेणी बोल सकते हैं, इसको सर्वोच्चतम श्रेणी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बोल सकता हूँ उसको। लेकिन तुलना कंपैरेटिव इसलिए कहते हैं जब हम किसी एक बात जो नॉर्मल बातें करते हैं, जैसे कि हम कहें वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का, वह एक अच्छा लड़का है, तो कैसे बोल सकते हैं हम इसको? ही इज अ गुड बॉय। क्या? गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का है। तो वह कैसा लड़का है? गुड बॉय। ठीक है, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो उन्हीं की कंपैरेटिव डिग्री जो डिग्री बनाई जाती है। अब जो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनते हैं। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं जो सादा जो बातें हम बोलते हैं, जो अधिकतर उनके विशेषता बताने के लिए जो नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री के अंदर कहते हैं। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो बच्चों बहुत सी जगह पे ER और बहुत सी जगह पर मोर का यूज किया जाता है। देखिए जैसे कि गुड का होता है बेटर, जो अर्थ मतलब शब्द चेंज कर देते हैं बहुत सी जगह पर। गुड का बेटर और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। ठीक है, तो यानी कि ER वाला बताऊं आपके लिए तो मैं लिख सकता हूँ वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान, इसको बोल सकते हैं वाइजर, या इसको बोलते हैं वाइजेस्ट। इसमें EST या मोस्ट वर्ड यूज किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं वाइजेस्ट। और अगर कोई अनदर वर्ड यूज करते हैं तो उसमें मोर या मोस्ट का प्रयोग होता है, तो उसको भी बताएंगे। अब देखिए फिलहाल आप पॉजिटिव डिग्री का अर्थ समझे कैसे होता है। तो वह एक अच्छा लड़का, इज ए गुड बॉय। इनसे हमें रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि मान लीजिए हमारे लिए वर्ड लिख दिया गया, लाइन लिख दी जाएगी और इस जगह पर ब्लैंक दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा गुड। अभी तो आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव बताया है, जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बताऊंगा तब ढंग से समझ में आएगी आपकी। तो उसका अब हमें अभी तो ये सिंपल है पॉजिटिव, लेकिन कंपैरेटिव के अंदर कुछ और वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, सुपरलेटिव के अंदर कुछ और वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। तब हमें चूज करना होता है कि इसके अंदर कौन सी डिग्री आती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक मोर और मोस्ट वाला समझा देता हूँ, तो आपको समझ आया। पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? सिंपल वर्ड्स यूज किए जाते हैं इस प्रकार से। क्लियर?
चलिए बहुत अच्छे। अब मैं आपको बताता हूँ मोर या मोस्ट वाला एक सेंटेंस, ताकि नहीं मतलब डिग्री बना के दिखाता हूँ वो कैसे बनता है। तो देखिए मोर का उठाते हैं, मैंने लिखा आपके लिए ब्यूटीफुल। क्या लिखा? ब्यूटीफुल, सुंदर। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मोर ब्यूटीफुल। जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है तो किस प्रकार बनाई जाती है, मोर ब्यूटीफुल। एंड सुपरलेटिव बनाई जाती है तो क्या बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। बहुत सी जगह पे हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जो सिलेबस होता है हमारा, सिलेबस आप जानते हैं एक से ज्यादा वॉवेल्स मिल जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक दो या दो से अधिक वॉवेल्स होते हैं, वहां पर हम किन चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं, मोर एंड मोस्ट का। किन चीजों का, मोर एंड मोस्ट का। तो जैसे कि यहाँ पर ब्यूटीफुल है, तो देखिए कितने सिलेबस मतलब कितने वॉवेल्स हैं, 1 2 3 4 5। सिमिलर तो मोर और मोस्ट यूज अप्लाई कर देते हैं हम। तो आई होप सबके बात समझ में आई। और अगर किसी बच्चे को ये याद करनी तो आपकी पड़ेंगी, आपको बनानी भी सीखनी होंगी, तो आप कोई भी किताब ले सकते हैं। बहुत सी किताबें एक्सीलेंट वगैरह है, त्रिपति वगैरह और भी है, और जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनसे आप इनके डिग्रीज पढ़ सकते हैं, किताब में लिखी होती हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि फिर इन द ब्लैंक्स के कैसे आते हैं। आपको पॉजिटिव के टेंसेस तो मैं बता ही चुका हूँ, अब बताता हूँ आपको कंपेरेटिव सेंटेंस की। हम यहाँ लिख सकते हैं कंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि तुलनात्मक श्रेणी की जो कंपैरेटिव डिग्री को अप्लाई करना होता है, किस प्रकार करते हैं। सेंटेंसेस किस प्रकार से हमसे पूछे जा सकते हैं कि पेपर में अगर आ जाता है आपके लिए कोई सेंटेंस तो किस प्रकार से पूछा जाएगा। मान लीजिए आपको मैंने लिखा वह तुमसे अधिक चतुर है। देखिए कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो कम तुलना के लिए होती है, तो जो कंपैरिजन करते हैं हम, तो कंपैरिजन करने के लिए कम से कम हमें कितने लोगों की जरूरत होनी चाहिए, कम से कम हमारे पास कितने लोग हों या दो वस्तुएं हो या कुछ भी हो, कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए हमारे पास, दो। कितनी, दो। तो कम जब तक हमारे पास दो चीजें ना होंगी तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, सीधी सीधी बात है, एक ही बात करेंगे, वो एक ही अकेला तो है ही, लेकिन जब कंपैरिजन करना होता है तो कितने की जरूरत होती है हमें, दो की। जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा है वह तुमसे अधिक चतुर है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, तो बोलेंगे ही इज अधिक चतुर की। देखिए एक होता है क्लेवर, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ही इज क्लेवरर, मोर भी यूज कर लेते हैं कहीं कहीं, लेकिन नहीं, ही इज क्लेवरर। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री जब हम अप्लाई करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब हम दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं, अपना जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ही इज क्लेवरर, तो उससे पहले देन को लिखते हैं। देन कौन सा, THAN, ना कि THEN। ये वाला बिल्कुल ना लिखें, इसका मतलब होता है तब, ये अप्लाई नहीं होगा, लिखा जाएगा THAN, देन, यानी कि ये से के अर्थ में। किसके अर्थ में, इस से के अर्थ में। हर सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आएगा। तो ही इज क्लेवरर देन यू, यानी वह तुमसे अधिक चालाक है। तो हम लिख सकते हैं इधर ठीक है, तो आप इससे करके समझ सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो कैसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे आएगा, आपको ये दे दी जाएगी खालिस्तान, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो हमें ये चीज इंडिकेट करेगी कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि ये चीज आएगी तभी दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है लिखा जाएगा। और दो चीजों की आवश्यकता होगी हमें इसके अंदर, तो जब दो चीजों की तुलना करनी होगी तो देन को भी आना होगा। बहुत सी जगह पे देन नहीं आता, टू आता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल क्या है, देन भी आना होगा और दो चीजें भी होंगी हमारे पास, दो वस्तु, दो पर्सन, दो नाउन, कुछ भी हो, लेकिन होंगी दो चीजें, पर कंपैरेटिव डिग्री तब अप्लाई की जाएगी। क्लियर, सभी की समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे। अब मैं आपको बताता हूँ सुपरलेटिव डिग्री, फिर मैं बताता हूँ कि बहुत ऐसी कौन कौन सी जगह पर है यहाँ पर देन की जगह पर टू आता है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री का ही अप्लाई करना होता है, वहाँ सुपरलेटिव डिग्री ही अप्लाई करनी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक सभी के समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री की ओर।
आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए इन्हें साफ कर देते हैं हमको। अब बातें करते हैं हम अपनी सुपरलेटिव डिग्री की ओर। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे अधिक। सुपरलेटिव डिग्री का क्या मतलब होता है? सबसे अधिक। इट मींस यानी कि इसमें ऐसे सबसे हाईएस्ट दिखाएंगे एक चीज को। क्या दिखाएंगे? सबसे हाईएस्ट। तो तुलना तो इसमें भी की जाएगी, लेकिन सबसे एक को ऊंचा दिखाना है हमें। जैसे कि मैं आपसे कहूं वह लड़का क्लास में सबसे अधिक बुद्धिमान है। सबसे अधिक बुद्धिमान है, क्या हम कह सकते हैं? तो कैसे करेंगे? तो वह लड़का, दैट बॉय, सिंगुलर है तो इज। अब सुपरलेटिव डिग्री अप्लाई करने से पहले हम लिखते हैं द। क्या लिखते हैं? द। दैट बॉय इज द, सबसे अधिक बुद्धिमान की होती है मोस्ट इंटेलिजेंट। आप वाइजेस्ट लिखना चाहें वो भी बात अलग है। मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। तो क्लास में देखिए कितने बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी क्लास के वो कैपेसिटी के हिसाब से, तो क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन ये क्या है? सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो एक को हम किससे? क्लास से कंपेयर कर रहे हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि, जस्ट अ मिनट, हाँ सही है। तो हम बोल सकते हैं, एम आई ऑडिबल? ओके। तो हम बोल सकते हैं दैट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, सॉरी, अधिक बुद्धिमान, इंटेलिजेंट इन द क्लास, सही हो। तो क्या है कि एक को किससे दिखा रहे हैं? क्लास से कंपैरिजन दिखा रहे हैं, तो क्लास क्या है? सबसे अधिक। क्लियर? सबके समझ में आया सुपरलेटिव डिग्री? चलिए देखिए, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कैसे पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको दिया जून इज द मंथ ऑफ द ईयर। अब मैंने आपको लिख दिया इधर हॉट। क्या लिख दिया? हॉट। अब आपको फिल करना है, इसके अंदर क्या आना है। अगर आपको डिग्रीज पता है तो आप फिल कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना होगा? हमें डिग्रीज का जानकारी होनी जरूरी है। तो क्या करेंगे हम? हमें अगर ये पता है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर अप्लाई करनी है, अगर पॉजिटिव डिग्री होती तो देखिए जून इज, तो ईयर का कोई मेंशन नहीं होना चाहिए था, सीधा सीधा बताते। ठीक। कंपैरेटिव डिग्री अगर अप्लाई करनी है तो दो वस्तुएं होनी चाहिए थी हमारे पास। ठीक है चलो, पर देन भी होता और कुछ और भी होता। देन होता या टू होता, जो आती है अपने मोस्टली वर्ब्स के साथ आती है, जो एडजेक्टिव्स के साथ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जानते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री को हमें अप्लाई करना होता है तो उससे पहले किसका यूज करते हैं? दा का। सो हमारे लिए इंडिकेशन के लिए दिया हुआ है। तो जून इज द, तो हमें और की कौन सी डिग्री यूज करनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर? हॉटेस्ट। क्या लिखना चाहिए? हॉटेस्ट। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी जून साल का सबसे अधिक गर्म महीना होता है। तो आई होप सबके समझ में आई होगी कि डिग्री से रिलेटेड अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं तो आप उनको कैसे फिल करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? बॉस आप कोई भी किताब उठा सकते हैं, वहां से आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं। तो चलिए एक मैं आपको दे देता हूं, आप करके उसका जो आंसर है मुझे सेंड कर सकते हैं। The box is dash then other one.
इधर मैंने आपके लिए डिग्री लिख दी है। अब आप भर के फिल करके मुझे आंसर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि इनका जो सही यूज है, यानी कि कौन सी जगह पर देन लिखना है, कौन सी जगह पर टू लिखना है, कौन सी जगह पर पॉजिटिव यूज करनी है, कौन सी जगह पर कंपेरेटिव का यूज करना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं आपके मतलब काम के, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे जो आपके काम के ना हो। देखिए मैं आपको पॉजिटिव डिग्री बता चुका हूँ, कंपैरेटिव डिग्री का एक बता देता हूँ। जैसे कंपैरेटिव डिग्री होती है, बहुत सी जगह पे क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मल मेथड, जो नॉर्मल फॉर्मेशन होता है कंपैरेटिव डिग्री का, वो बताया कि देन होगा और दो चीजों, लेकिन ऐसी नहीं। बहुत सी जगह पे क्या होता है कि नाउन नहीं होता है पीछे, जैसे कि यू आ रहा था देन के बाद, और भी बहुत सी चीजें आ रही थी, तो बहुत सी जगह पे नाउन ना होकर, नाउन होता ही नहीं है, फिर भी हम वहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे कि वहां पर साइलेंट होता है, उसका जो भाव है वो छुपा हुआ रहता है। जैसे मैं ये कहूँ, मैंने आपसे बोला कि मेरी जो अब तबीयत है, जैसे कोई मुझसे पूछा अब कैसा है, आई एम फीलिंग बेटर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, यानी पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, किस चीज की कंपैरिजन कर रहा हूँ, यानी पहले से, यानी अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा पहले अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, ये तो कहने का मतलब मेरा। तो ऐसी जगह पर जैसे कि राम इज बेटर नाउ, तो यहाँ पर गुड यूज नहीं कर सकते, राम इज गुड नाउ नहीं, राम इज बेटर नाउ। जैसे कि हम, इसका मतलब क्या है, राम अब पहले से बेहतर है, राम पहले से अच्छा है, यानी पहले कुछ प्रॉब्लम होगी उसे, लेकिन अब उसे नहीं है, हाँ वो अब से उससे ठीक है। तो ऐसी जगह पर यहाँ दूसरा नाम छिपा हुआ हो, साइलेंट हो, जिसका भाव छिपा हुआ होता है, तब हम कहा किस चीज का यूज करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। क्लियर? और देन का भी यूज नहीं करते हैं। हर, ठीक है, किसका यूज नहीं करते हैं, देन का भी यूज नहीं करते हैं। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, साइलेंस जो उसका भाव है उस सेंटेंस का, उसको समझ के तब हमें कंपेरेटिव डिग्री अप्लाई करनी होती है। क्लियर हुई यहाँ तक सभी को बात? देखिए देखिए बहुत ऐसी कौन सी जगह हैं यहाँ पर देन की जगह पर कोई और जो है कंजक्शंस की तरह देन की जगह पर टू का यूज होता है, बहुत सी जगह पर क्या होता है, तो वो मैं लिखाता हूँ। तो लिखिए, जैसे मैं बोलता हूँ, हिंट पॉइंट डाल सकते हैं यहाँ से, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और परफेक्ट, प्रेफरेबल, सॉरी प्रेफरेबल, वो अलग बात है। कंपेरेटिव डिग्री के अंदर चल रहे हैं अभी हम। प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है, आदि, ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनके साथ देन, इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर टू, किसका, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, टू का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपसे बोलता हूं, ही इज
सीनियर। अब इसमें ना तो कोई ER लगा है ना मोर लगा है, लेकिन ये फिर भी तुलना करता है, वह मुझसे अधिक मतलब वह मुझसे सीनियर है, यानी कि मैं उससे क्या हूँ, जूनियर हूँ। तुलना है कि नहीं, वह मुझसे सीनियर मान लीजिए कुछ में भी हो पर सीनियर है, मुझसे आगे है, तो ही इज सीनियर। तो कंपैरेटिव डिग्री का भाव रखते हैं ये सब, तो ही इज सीनियर, तो यहाँ पर हम देन लगा दें ना, इसके साथ लगता है टू, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू यू, ही इज सीनियर सुरेश, सीनियर टू सुरेश, ऐसे करके यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, टू का, ना कि देन का। क्लियर, यहाँ पर देन शुड नॉट बी अप्लाइड। ओके, चलिए अब बातें करते हैं, जैसे कि मैं कहूं आई प्रेफर मिल्क टू टी, यानी कि बच्चों आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं चाय से अधिक क्या पसंद करूंगा, दूध। तो दो चीजें कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेफर शब्द आ रहा है। तो अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो उसके साथ क्या यूज करना है, हमें टू का यूज करना है। क्लियर हुई यहाँ तो सभी को बात समझ में आया। चलिए देखिए अब आगे बात करते हैं। देखिए जो मोस्ट है वही बताऊंगा, ज्यादा डीप ज्यादा फिर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने जो नहीं, ऊपर ज्यादा पढ़ते तो उनकी ओर ध्यान जाता है, फिर लगता है हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं। तो एक इसका ध्यान रखिए। एक मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो खुद सुपरलेटिव डिग्री का सेंस करते हैं। क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मैं आपसे बात करूं सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, परफेक्ट, कंप्लीट, ठीक है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, यूनिक है, यूनिवर्सल है, तो ये क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का भाव प्रकट करते हैं। जैसे कि ही इज परफेक्ट, वे ही इज द परफेक्ट, बस। तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ना तो इसे EST की जरूरत, ना ही इसे मोस्ट की जरूरत। तो क्लियर, तो इनके साथ क्या आता है, ये सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ प्रकट करते हैं। तो इन्हें ध्यान रखें थोड़ा कि ये अगर आते हैं तो इसको जैसे मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट ना करके सीधे क्या करते हैं, इनका सीधे सीधे लिख देते हैं परफेक्ट या कंप्लीट, जो भी आपको दिया हो वो सीधे सीधे लिख दिया जाएगा। और मैं आपको एक थोड़ी सी जनरल नॉलेज बता दूं, इधर साफ कर दूं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लिख पाए इनके विषय में, फिर डिफरेंसेस पढ़ेंगे इनके। देखिए क्या होता है कि हम जैसे कि बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत से नाउन्स ऐसे हैं जिनका अगर हम प्लूरल यूज करते हैं तो उनकी जो सेंस है, जो अर्थ है उनका, वो बिल्कुल बदल जाता है। ये तो आप जानते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, ये मैंने लिखा ग्रीन, मैंने क्या लिखा, ग्रीन। अब देखिए मैं आपसे कहूँ ग्रीन का ना तो कंपेरेटिव है ना पॉजिटिव, तो ग्रीन का ग्रीन ही है। एडजेक्टिव है, वह काले रंग का घोड़ा है, तो दैट इज ए ब्लैक कलर हॉर्स, ठीक है। तो क्या है, ग्रीन हुआ, ब्लैक हुआ, ब्लैक का तो हो जाता है येलो हुआ। तो ऐसे चीजों की क्या नहीं होती, कंपेरेटिव डिग्री। अब देखिए ये तो सिंपल बात है, जैसे कलर्स नेम है, समय प्रकट करने वाले शब्द है, जैसे डेली है, एवरी है, ये सब चीजों की क्या नहीं होती, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं कि जो कुछ ऐसे शब्द है जिनका प्लूरल बनाते समय उनके सेंस बदल जाते हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला, हिंट लिख सकता हूँ इधर कि जैसे ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन को अगर मैं प्लूरल करता हूँ, ग्रीन्स कर देता हूँ, तो उसका क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर ग्रीन है हरा, लेकिन यहाँ पर है ग्रीन हरी सब्जी जो होती है, ठीक है। जैसे मैंने वाटर लिखा आपके लिए, कुछ नाम ऐसे हैं जिनका प्लूरल सेंस बिल्कुल अलग हो जाता है। वाटर का क्या कर देते हैं, वाटर्स। तो अगर ये वाटर यानी यहाँ तो पानी, लेकिन यहाँ समुद्र का रूप धारण कर लेता है। सिमिलर अगर मैं वुड लिखता हूँ
वुड एक लकड़ी है, और यहाँ पे लिख देता हूँ वुड्स, तो यहाँ पर एक जंगल हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे नाउन्स हैं। अगर हम जैसे कि पुअर है, तो हम जैसे कहें वी शुड हेल्प द पुअर, हेल्प पुअर्स, पुअर्स नहीं होता है, लेकिन अगर जैसे बहुत से हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर पुअर का पुअर्स नहीं होता है, क्या करते हैं उनके आगे द का आर्टिकल यूज करते हैं। ये क्या बहुवचन प्रदर्शित करते हैं। अगर पुअर है तो वो गरीब है, लेकिन पुअर्स का मतलब है वो गरीब, पूरी प्रजाति को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं वो? पूरी प्रजाति को। जैसे मैं ये कहूं आपसे, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यानी कि द रिच का मतलब है जितने बार भी अमीर लोग होते हैं, जितने बार भी अमीर लोग होते हैं, वो सभी लोग कैसे नहीं होते, खुश नहीं रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। तो क्या है कि द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश नहीं रहते हैं। तो मेरे कहने का, ये सब बताने का मतलब ये है बस ओनली कि बहुत से नाउन्स क्या होते हैं उनका पुअर नहीं होता है, तो उनका क्या करते हैं, पुअर का कभी पुअर से नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं उनके आगे जो आर्टिकल और दा का यूज करते हैं, जो मैं आपको आर्टिकल में पढ़ा चुका हूँ कि अगर किसी के आगे उसका दा या ए का यूज कर देते तो उसको क्या करता है, पूरी डिनोट करता है, पूरी प्रजाति को, जाति को डिनोट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, उसके अंदर एक एग्जाम्पल था काव के ऊपर, कि काव इज ए पेट एनिमल, या डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, या वफादार जानवर बोल सकते हैं। तो अगर मैंने ए डॉग बोल दिया, तो ए डॉग का मतलब है समस्त जो कुत्ते इनकी प्रजाति है वो सारी की सारी कैसी होती है, फेथफुल होती है। सिमिलर अगर मैं दा डॉग कर दूं तो उसका भी अर्थ सेम है दोनों का। ऐसे काव हो चाहे कुछ भी हो, अगर इनके आगे आर्टिकल्स यूज करते जाते तो वो क्या होते हैं, उसकी पूरी प्रजाति को डिनोट करते हैं। तो बस इस यहाँ से बताने का मेरा मतलब यही था, डिग्री से इनको कोई वो नहीं है। क्लियर? चलिए, इनका तो पुअर और पुअरेस्ट बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ और आगे बातें करते हैं। अब आगे बातें करते हैं बच्चों डिफरेंसेस की। हाँ तो बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा कि एस लग जाता है तो उनका जो अर्थ है वो बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, तो मेरी शर्ट में मत जाना, मैं थोड़ा चेंज किए। चलिए अब बातें करते हैं बच्चों के जो यूज है, मतलब जो एडजेक्टिव्स, ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कंफ्यूजिंग कह सकते हैं उन्हें, जो कंफ्यूज पैदा उत्पन्न करते हैं और बनाते हैं। कैसे एडजेक्टिव्स की बातें कर रहा हूँ वो बताऊं मैं आपको। देखिए, हम लिख सकते हैं इधर यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स ऑफन कंफ्यूज्ड। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं हमारे जो क्या करते हैं, कंफ्यूजन बनाते हैं। जैसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा आपसे, जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कंफ्यूजन बनाएंगे, तो उनके बारे में बातें करते हैं। तो पहले हम लिख सकते हैं मच एंड मेनी। देखिए, दोनों का अर्थ जो होता है अधिक होता है। क्या होता है दोनों का अर्थ? अधिक, ज्यादा। अब ज्यादा के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, बट दोनों के बीच डिफरेंस है बच्चों। क्या डिफरेंस है वो बातें करते हैं कि जो मच जो होता है, मच इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन्स। किन के लिए? अनकाउंटेबल नाउन्स। एंड मेनी यूज्ड काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब कैसे? जैसे कि मैं आपसे बातें करूं, पहले मच के बारे में बातें करते हैं। जो मच जो होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बातें कर, अनकाउंटेबल नाउन्स को डिनोट करता है, और मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन्स को डिनोट करता है। तो पहले मच के बारे में बातें करते हैं। मच यानी कि मच जो होगा अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बताएगा हमें। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई तरल पदार्थ है
या कोई ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम गिन ना सके, वही तो है, जैसे कि मिल्क है, टी है, वाटर है, ऑयल है, इस प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं हमारे, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, और कह सकते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि देयर इज नॉट मच मिल्क, देयर इज नॉट मच मिल्क, यानी कि मच मिल्क इन दिस पॉट, इसमें ऐसे ऐड कर देते हैं इन दिस पॉट। तो हम कह सकते हैं देयर इज नॉट मच मिल्क इन दिस पॉट, यानी इस बर्तन में अधिक दूध नहीं है। तो देखिए दूध की जो मात्रा, दूध क्या है, दूध मेटेरियल पदार्थ है, ठीक है, यानी पदार्थ है, तो कैसा है, अनकाउंटेबल, उनको गिना नहीं जाता। नापतोल की बात करते हैं, हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि जब हम नापतोल की बातें करेंगे तब किसका यूज करेंगे, मच का। यानी देखिए मिल्क क्या है, काउंटेबल तो यानी अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अधिक के अर्थ में मच का। जब कैसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, इस जगह पे ब्लैंक्स हुआ, मैनी या मच में से हमें फिल करने के लिए आया, तो हम क्या करेंगे, मच को सिलेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि मिल्क को हम जानते हैं कि ऐसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इन दोनों में से किसका यूज करना चाहिए हमें, मच का। दोनों के मतलब अधिक है, कहीं आप मच की जगह पर क्या कर दे, मैनी। क्लियर। जैसे कि देखिए हाउ मच मनी डज ही स्पेंड डेली, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड, यानी कि उसने कितना धन खर्च किया। जब हम धन के बारे में बातें करेंगे, धन में देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, तो पैसे वगैरह सब आ जाते हैं। तो जब हम कहते हैं हाउ मच मनी डज ही स्पेंड, उसने कितना धन, वह कितना धन खर्च करता है, तो अगर हम धन के बारे में चर्चा करेंगे तो मच का यूज किया जाएगा। लेकिन जब पैसों के बारे में चर्चा करेंगे, जब काउंटेबल्स हो जाएंगे, तब क्या किया जाएगा वहां पे, मैनी का। आई होप सबकी बात समझ में आई होगी कि मैच का प्रयोग कैसे करना चाहिए। क्लियर सभी को। चलिए अब देखिए मैनी का सिमिलर है, मैनी क्या कर देंगे, मैनी होता है हमारा काउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे मैं बोलूंगा आपके से आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी, यानी कई किताबें हैं, बहुत किताबें, अधिक किताबें हैं। तो यहाँ पर बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन्स है, बुक्स को हम गिन सकते हैं, गिन के रख सकते हैं, तो क्या है उस जगह पे मच नहीं, क्या यूज करेंगे हम, मैनी का। किसका, मैनी का। तो हम कह सकते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ किसका यूज करना चाहिए हमें, मैनी का। क्लियर हुआ सभी को, किसी को डाउट है। चलिए देखिए, जैसे मैं और बोलूं, मैंने जैसे कि आपको इसमें बताया, मैं इधर इसके ऊपर ले देता हूं, हाउ मैनी रुपीज, हाउ मैनी रुपीज डज ही स्पेंड। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर मनी था तो वो धन था, लेकिन यहाँ पर रुपए की बात होगी तो रुपए कैसे हो गए, काउंटेबल्स हो गए। तो अब यहाँ पर क्या यूज करना है हमें, मैनी, ना कि मच। आई होप सबको अब क्लियर हो चुका हो कि मैनी कहाँ और मच कहाँ यूज करना चाहिए। क्लियर सभी को। चलिए बहुत अच्छे। तो मच और मैनी के बीच क्या डिफरेंस होता है वो सभी को क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अब बातें करते हैं ईच एंड एवरी के बारे में। क्या, ईच एंड एवरी, ईच और एवरी। देखिए दोनों का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या होता है दोनों का अर्थ, दोनों का जो मतलब है, जो सेंस है, वो क्या होता है, प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक। देखिए अब आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में आपको बातें बताऊं, ईच एंड एवरी। तो ईच क्या होता है और एवरी क्या होता है, तो ईच के बारे में कहें तो कह सकते हैं ईच समूह में उपस्थित
प्रत्येक व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित करता है। यानी जो ईच है हमारा वो क्या है, और एवरी भी बता दूं आपको, फिर बातें करूंगा। एवरी का प्रयोग समूह के लिए होता है। देखिए कैसे, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूं, जैसे ईच और एवरी है, तो ईच का मतलब क्या होगा, ईच का प्रयोग समूह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो ईच है वो क्या डिनोट करता है, कोई भी समूह हो उसके अंदर हर व्यक्ति या वो जो व्यक्ति है या कुछ भी है तो उसको प्रत्येक, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तब प्रत्येक के अर्थ में क्या है, किसका यूज करते हैं, ईच का। देखिए ईच का प्रयोग तब भी किया जाए जब समूह में सदस्यों की संख्या कम हो। क्या हो, कम हो, यानी कम हो और सबको सबको कोई छूटना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें यानी हम कह सकते हैं समूह की संख्या कम हो या कह सकते हैं सीमित हो। क्या कह सकते हैं हम, सीमित हो। अब यहाँ की बात करें तो एवरी होता है समूह के लिए, पूरे ग्रुप के लिए। यहां पर कह सकते हैं हम, यहां सदस्यों समूह में सदस्यों की संख्या असीमित हो। इट मीन्स ज्यादा हो। कहने का मतलब क्या, बहुत बहुत ज्यादा हो। जब तब किया जाता है किसका प्रयोग, एवरी का। क्लियर। जैसे कि हम कहें, जैसे कि मैं आपको बोलूं एवरी में, एवरी सीट इन द हॉल हैज टेकन। यानी कि हॉल में जितनी बार भी सीटें थी, जैसे मान लीजिए कोई स्टेडियम हो, उसमें हम कहें कि एवरी सीट इन द स्टेडियम हैज टेकन। यानी कि 60,000 का स्टेडियम है, कैपेसिटी के हिसाब से 65,000 का, 70,000 का व्यक्तियों का, तो वहां पे कितनी है, असीमित संख्या है। तो वहां पे जो प्रत्येक का अर्थ है, तो वहां पे एवरी प्रत्येक के अर्थ में किसका यूज करेंगे, एवरी का। लेकिन कम सीटें हो, कहने का मतलब क्या, कम चीजें हो और तब हमें प्रत्येक का अर्थ डिनोट करना हो, तो कह सकते हैं हम ईच का। जैसे कि मैं बोलूं कि ईच पैस द पैसेंजर्स will sit on each bench। यानी एवरी पैसेंजर विल सिट ऑन ईच बेंच। यानी कि जो प्रत्येक यात्री था, जितने बार भी यात्री थे, तो यात्रियों की संख्या कमी होगी, तो यात्री ईच बेंच यानी प्रत्येक उस पर सीट पर, बेंच पर बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक के अर्थ में क्या है, ईच, और यहाँ पर प्रत्येक के अर्थ में क्या है, एवरी। कहने का मतलब क्या है, जब जो सदस्य हैं हमारे कम हो, कम उसमें हो, तो एवरी ईच यानी प्रत्येक के अर्थ में किसका यूज करना बच्चों, ईच का। यहाँ पर सदस्यों की संख्या ज्यादा हो यानी पूरे समूह को डिनोट करना हो, तब किसका यूज करते हैं हम, एवरी का। क्लियर हो सभी को, ईच और एवरी में डिफरेंस, दोनों का अर्थ प्रत्येक के लिए होता है। लेकिन अगर कम हो और प्रत्येक के बारे में बात करनी हो तो ईच का, ज्यादा हो और प्रत्येक के बारे में बात करनी हो तो एवरी का। यानी समूह और प्रत्येक समूह में से प्रत्येक व्यक्ति विशेष है। ठीक है, आई होप सबकी बात समझ में आ चुकी होगी अब तक।
क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब आगे बढ़े। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं। देखिए अब बातें करते हैं कुछ अब देखिए सम एंड एनी। देखिए सम और एनी का मतलब क्या है? दोनों का मतलब है कुछ, ठीक, कुछ या कोई, हम बोल सकते हैं कुछ या कोई। अब देखिए कैसे, मैं आपसे एक बात कहूं कि जो सम है उसको हम यूज करते हैं केवल एंड केवल अफर्मेटिव, बस इतना सा अंतर है। उसको किस में यूज करते हैं? अफर्मेटिव में। एक जगह पर और कर देते हैं वो बात अलग है, लेकिन आपके लेवल से 10th क्लास के लेवल के हिसाब से के सम का यूज करते हैं अफर्मेटिव में, एंड एनी का यूज करते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। किसमें? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। जैसे कि मैं बोलूं आपसे आई हैव सम बुक्स विद मी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर कुछ के अर्थ में या थोड़ा के अर्थ में तो किसके यूज करेंगे? सम का। लेकिन अफर्मेटिव है, लेकिन जब इसको नेगेटिव में ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे? आई हैव नॉट एनी बुक विद मी, तब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसमें सम का स्थान कौन ले लेगा? एनी। बस इतना सा ही डिफरेंस है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम बातें करेंगे तो उसके अंदर सम यानी कुछ का कुछ या कोई का अर्थ जो रिप्रेजेंट करेगा सम करेगा, लेकिन इसका जब नेगेटिव में सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? एनी। सम को किसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम लोग? एनी में। क्लियर? बस इतना सा ही है, कुछ नहीं है इसमें। अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस दिया है आपको और आपको ऑप्शन में दिए हुए सम लिखना है या फिर एनी भरना है, तो आप किसे चूज करेंगे? तो आप इसको सम को ना करके एनी को भरेंगे। क्लियर सभी को? चलिए बहुत अच्छे, अब आगे बढ़े। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले, साइड से होता हूं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इससे अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अब मैं बताऊं आपको। देखिए क्या, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको, आप लिख सकते हैं लिटिल लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो होता है अनकाउंटेबल होता है। लिटिल क्या होता है? अनकाउंटेबल। आपको पहले बता दूं, इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, या थोड़ा, थोड़ा का सेंस देता है ये। ठीक है, मोस्टली ये सेंस आने वाला है इससे। अब देखिए कैसे, अब आखिरकार लिटिल तो ये तीनों हैं, पर इनके आगे जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब है? आर्टिकल्स लिखे हुए हैं तो इनका मतलब क्या है कि लिटिल क्या होगा, और लिटिल क्या होगा, एंड द लिटिल क्या होगा। तो लिटिल जो है उसका भी मतलब थोड़ा है, आ लिटिल है उसका भी मतलब थोड़ा है, और द लिटिल है उसका भी मतलब थोड़ा ही है। पर कैसे है? देखिए जैसे कि लिटिल के बारे में बात करें तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं कि देयर इज
लिटिल होप, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ठीक है, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। क्लियर। अब अगर मैं एक बात और कहूं, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। और आगे अगर बात कहूं, एक और मैंने लिखा आपके लिए, देयर इज द लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब देखिए क्या है, इन तीनों का मतलब क्या है समझिए। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी का मतलब है यानी कि उसकी रिकवरी का, यानी कि जैसे कोई मान लीजिए कोमा में चला गया, तो कहते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह लोग, डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि बहुत कम चांस है, या फिर हो भी या ना हो भी, नेगेटिव पॉइंट क्या कह सकते हैं वहां पर, नेगेटिव पॉइंट, यानी नेगेटिव चांस हो, ना के बराबर, मान लीजिए ना ही हो, मान लीजिए ना ही हो, तब वहां पे यूज होता है लिटिल, यानी कि उस देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि बहुत ही कम, ना के बराबर चांस है उसकी रिकवरी करने का, यानी कि वापस से उसे सही होने के लिए, यानी कि नेगेटिव चांस हो, वहां पर क्या हो, नेगेटिव सेंस हो, तब हम यूज करते हैं लिटिल का। होप क्या अनकाउंटेबल है कि नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है होप, तो क्या है, उसकी थोड़ी सी ही उम्मीद है भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ उम्मीद है, थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। तो नेगेटिव जो सेंस होता है वहां पर हम जो थोड़ा का अर्थ होता है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं हम लिटिल का, किस एडजेक्टिव का यूज करते हैं, लिटिल का। लेकिन जब मान लीजिए उससे थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि मान लीजिए उससे थोड़ा सा ऊपर, जैसे मान लीजिए हाँ 20% बोल सकते हैं, 30% बोल लो, लेकिन 50 नहीं, 30% बोल लीजिए, कोई डोंट वरी। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस हो, यानी नेगेटिव से थोड़ा सा ऊपर हो, तब यूज किया जाता है थोड़े के अर्थ में अ लिटिल का, तब उस क्या यूज किया जाता है अ लिटिल का, यानी उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो कह सकते हैं उसको पॉजिटिव। ठीक है, हल्का सा पॉजिटिव सेंस, हल्का बोल सकते हैं, थोड़ा सा हल्का, हल्का बोलते हैं या थोड़ा बोले, थोड़ा पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस हो, कहने का मतलब क्या, नेगेटिव में ना जाए, हाँ ठीक है हो सकता है, धैर्य बनाए रखें, कहते हैं ना, हो सकता है थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, तब वहां पे जो थोड़े का अर्थ होता है वहां पर किसका यूज करते हैं बच्चों, अ लिटिल का। क्लियर यहां तक सभी को, किसी को डाउट है, चलिए अब देखिए द लिटिल। द लिटिल जो होता है वहां पे संभावनाएं की जाती हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं 60%, यानी कि हम बोल सकते हैं 50% मान लीजिए, यानी कि हाँ हो जाएगा, ठीक है आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कुछ दिनों में कुछ उसमें हो जाएगा। तो वहां पे जो पॉजिटिव से भी ऊपर, नेगेटिव तो हो ही ना, पॉजिटिव यानी कि अपने अंदर हौसला बन जाए इतना हो, तब वहां पे थोड़े के अर्थ में क्या हो, तब उसका किसका यूज करते हैं, द लिटिल का, किसका यूज करते हैं, द लिटिल, यानी कि देयर इज द लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, हाँ उसकी रिकवरी की कुछ उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें हैं, हो सकता है कि वो रिकवर कर जाएगा, तब वहां पे कुछ का अर्थ जो होगा, थोड़ा का अर्थ जो होगा, द लिटिल का यूज होगा। क्लियर, एक बार फिर से सुने, अगर नेगेटिव सेंस में बात जाती है थोड़े के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो लिटिल का यूज होगा, उससे अगर पॉजिटिव सेंस में चले जाए थोड़े के अर्थ में, तो ए लिटिल का यूज होगा, लेकिन पॉजिटिव से भी ऊपर निकल जाए, थोड़ा संभावनाएं व्यक्त की जा सके, तो वहां पे किसका यूज होगा, द लिटिल का। क्लियर हुआ सभी को यहां तक, चलिए बहुत अच्छे, किसी को डाउट है, चलिए अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसी के बिल्कुल आधार पे सेम पॉइंट, सेम फंडास, सेम फंडामेंटल, फ्यू अ फ्यू एंड द फ्यू, फ्यू अ फ्यू एंड द फ्यू। मेरे कहने का मतलब क्या है, फ्यू जो होता है बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे कि मैं बोलूं आपसे
फ्यूगल few mangoes are sold today by him। कुछ आम उसके द्वारा आज बेचे जाते हैं, बेचे गए हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मैंगोज की जो मात्रा है वो नेगेटिव के बराबर है, यानी कि बिके या ना बिके दोनों ही बराबर है। बिकना और ना बिकना बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरे ना भी बिकते तो कोई दिक्कत नहीं थी, और बिक गए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी बराबर हो, नेगेटिव सेंस हो। कहने का मतलब क्या है मेरा, नेगेटिव सेंस हो। तब वहां पे किसका यूज करते हैं हम, फ्यू का। वहां पे किसका यूज करते हैं, फ्यू का। देखिए मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेता हूं। हम बोले, हाँ एक और लेता हूं मैं, फ्यू गर्ल्स डज नॉट टेक पार्ट इन दिस गेम। ठीक है, फ्यू गर्ल्स डज नॉट टेक पार्ट इन दिस गेम, यानी कुछ लड़कियां इस खेल में भाग या पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो क्या है, कुछ लड़कियां, यहाँ पर ये फ्यू जो अर्थ दे रहा है वो इतना है कि अगर उन लड़कियों के लेने से, भाग लेने से या ना लेने से जिस गेम पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। तब जो नेगेटिव सेंस है, क्या है, नेगेटिव सेंस, यानी कहने का मतलब क्या है, जिसमें नेगेटिव सेंस आए तब वहां पे फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कहूं कि देयर आर अ फ्यू गर्ल्स, देयर आर नॉट, इसमें अगर एक्स्ट्रा जोड़ दूं, देयर आर नॉट अ फ्यू गर्ल्स टेक पार्ट इन दिस गेम, यानी कि कुछ लड़कियां इस गेम में भाग नहीं ले रही, यानी नेगेटिव सेंस से थोड़ा ऊपर, यानी कुछ हैं जो नहीं ले रही है, थोड़ा इफेक्ट आएगा पर कोई नहीं काम हो जाएगा, कोई नहीं काम हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव सेंस से थोड़ा ऊपर उठ के, जैसे कि हम इसमें उठे थे थोड़ा सा ऊपर, तब वहां पे यूज होता है अ फ्यू। सिमिलर द फ्यू जब यूज होगा जब उसके बिल्कुल संभावनाएं की जा सकती हैं, जैसे देयर आर नॉट द फ्यू गर्ल्स टेक पार्ट इन दिस गेम। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो लड़कियां हैं उस ज्यादा मात्रा में भाग नहीं ले रही है, तो इससे हमारे जो गेम है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, संभावनाएं की जा सकती हैं। तब वहां पे क्या यूज किया जाएगा, द फ्यू। तब वहां पे क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर नीचे थोड़ा ज्यादा है, संभावना। तब क्या होगा, तब जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाएगा वो किया जाएगा हमारा द फ्यू। क्लियर, आई होप सबके पास समझ में आएगा। जैसा लिटिल वाला है वैसे सेम टू सेम फंडा इनके फ्यू वाले, दोनों में यही डिफरेंस है, बस कितना, ये अनकाउंटेबल्स होते हैं और ये काउंटेबल्स होते हैं। क्लियर हुआ सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बच्चे आप हमसे पूछ सकते हैं, सर हमारी ये बात समझ में नहीं आई है, तब मैं आपका कोई समाधान जरूर बताएंगे। चलिए अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को उठाने वाले हैं, जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें हम अब ऐसे तो पढ़े, तो सारी चीजें इम्पोर्टेंट है तो उनके ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान देंगे, जो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारे सिलेबस में, जो हमारे हमसे पूछी जा सकती हैं। तो देखिए अब बात करते हैं हम लोग
एक फादर एंड फादर पर, एक होता है फादर एंड फर्दर। थोड़ा ना एक स्पीड में समझते हैं, आराम से समझ जाएंगे। देखिए फर्दर जो होता है दोनों का मतलब होता है आगे, दोनों का मतलब होता है आगे। बस देखिए दोनों में डिफरेंस कहां पर आता है। ये जो फर्दर है ये फर्दर यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्रीज में, तुलना के लिए, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्रीज में। और दूरी के लिए, क्या, दूरी, जैसे कि हम कहें दिल्ली इज फार्दर देन आगरा, दिल्ली इज फार्दर देन आगरा, यानी दिल्ली आगरा से अधिक दूर है। दिल्ली इज फार्दर देन आगरा। तो दूरी डिस्टेंस मेंशन करने के अर्थ में, दूरी के अर्थ में, दूरी के अर्थ में कंपैरेटिव डिग्री में अगर यूज किया जाए तो ये किया जाएगा फार्दर। अब आप कहेंगे तो फर्दर क्या है, तो फर्दर देखिए इसका भी अर्थ है आगे, पर कैसे, ये क्या है कि कोई भी चीज हो, ये क्या है, कुछ भी हो, कुछ भी का मेरे कहने का मतलब है चाहे तो वो दूरी हो, चाहे कोई सेंस हो, सेंस का मतलब कोई भाव, कोई अर्थ, ठीक है, उसके में, उसके लिए दूरी के आगे के अर्थ में, आगे के अर्थ में फर्दर का यूज किया है। जैसे मैं बोलूं वह आगे कहने वाला था, जैसे मैं बोलूं वह आगे बोलने वाला था, तो वहां पर आगे बोलने वाला तो जो आगे वाला है तो वो फर्दर है। इन एडिशन, जैसे कि इससे आगे, जैसे हम यहां से चले, हमने बोला दिल्ली सॉरी आगरा, आगरा के बाद मथुरा, मथुरा के बाद फिर जैसे कि आगे हम बताते हैं, दूरियां बताते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट हुए, मथुरा से चले, मथुरा से मान लीजिए दिल्ली की ओर चलते हैं, दिल्ली से कोसी, मथुरा से कोसी, कोसी से उडल, उडल से बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से फरीदाबाद, फरीदाबाद से बदरपुर। तो ये एडिशन, किसमें, दूरियों में एडिशन, तब जो आगे के अर्थ में यूज हो, जैसे हम बोल रहे हैं ना इससे आगे ये, उससे आगे ये, उससे आगे ये, तो हम बोलते हैं फर्दर देन, फर्दर, फर्दर देन, फर्दर देन। तब वहां पे जो आगे का अर्थ आएगा वो क्या आएगा, फर्दर का आएगा, ठीक है। फर्दर बोलते हैं इसको, इसको फार्दर बोलते हैं, ठीक है। तो दूरी हो, दूरी हो, मूर्त या अमूर्त आप बोल सकते हैं, मूर्त या अमूर्त भाव, भाव मतलब समझते हैं आप, फीलिंग्स बोलने की, ठीक है, सभी के लिए। जैसे कि मैं बोलूं वह आगे बोलने वाला था, द स्पीकर फर्दर सेड, यानी कि वक्ता आगे कहने वाला था, वक्ता आगे कहने वाला, तो आगे, उसके आगे जोड़ के अर्थ में, तब हम किसका यूज करते हैं, फर्दर का। बस इतना सही है, आई होप सबके समझ में आया होगा, फर्दर एंड फार्दर, क्लियर। चलिए अब बातें करते हैं बच्चों नियरेस्ट की एंड नेक्स्ट की। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए समझ में आया सभी को। अब देखिए, अब मैं बताऊं आपके लिए नेक्स्ट एंड नियरेस्ट। तो आप लिख सकते हैं हम नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। देखिए समझते हैं इनको भी। नियर क्या होता है, नियर का अर्थ होता है पास, नेक्स्ट का अर्थ होता है अगला, यानी उससे नेक्स्ट, अप नेक्स्ट। तो क्या है कि जब हम नियरेस्ट का अर्थ यूज करेंगे तो पास में, यानी सबसे पास, पास का अर्थ जब होगा, जैसे वह मेरे पास है, वह मेरे सबसे अधिक पास है, तो ही इज क्लोजेस्ट बोलते हैं ना, क्लोजेस्ट, मेरे क्लोज है, क्लोज, तो उसका अर्थ होता है, क्लोज का अर्थ होता है नियर से, ठीक है। और नेक्स्ट इससे अगला वाला, अगला इससे अगला, अप नेक्स्ट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि बोलूं दिस इज द नियरेस्ट स्कूल ऑफ माई, फ्रॉम माई हाउस, सॉरी ऑफ नहीं, फ्रॉम माई हाउस,
फ्रॉम माई हाउस। मेरे कहने का मतलब क्या, यह मेरे स्कूल, मेरे घर से सबसे अधिक पास, सबसे पास डिस्टेंस, किसमें, डिस्टेंस में सबसे पास विद्यालय है। तो नियरेस्ट यानी कि सबसे पास, दूरी का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, समझ आया सभी को, नेक्स्ट नियरेस्ट क्लियर हुआ। चलिए, यानी कि सबसे अधिक पास, दूरी में भी और मुझे आरामदायक भी। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे कि मैं नेक्स्ट यानी कि अगला, जैसे मैं बोलूं कॉल द नेक्स्ट पेशेंट, कॉल द नेक्स्ट पेशेंट यानी अगले मरीज को बुलाओ। तो उससे अगला यानी एक गया, उससे अगले को बुलाओ। तो ये क्या है, अगले का अर्थ। बस दोनों में यही फर्क है, नियरेस्ट पास और नेक्स्ट अगला। क्लियर, सभी की समझ में आया होगा, कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने और बातें करते हैं थोड़ा इसके बारे में। जस्ट ए मिनट। देखिए बच्चों, अब बातें करेंगे हम लेटर, लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि लेटर, लेटर जो होता है, देखिए लेटर बोल दिया हमने, तो उसका अर्थ क्या है, इस लेटर का मतलब क्या है, इस लेटर का मतलब क्या है, इस लेटेस्ट का मतलब क्या है, लास्ट का मतलब क्या है। लास्ट का तो बहुत से लोग बता देंगे, लेटेस्ट का पर इनमें डिफरेंस बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे, देखिए ये जो लेटर है ये क्या है, लेटर यानी कि ये लेट है, यानी कि देरी के लिए, किसके लिए, देरी के लिए। ठीक है, यानी कि देरी दिखानी होती है हमें, तब जिस लेटर का यूज किया था कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। लेट बोलते हैं ना, लेट है, लेटी, लेट देर है, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री देरी के लिए। लेटर ये होता है बाद के अर्थ में, जैसे कि बाद यानी कि उसके बाद, ऐसे बाद वाली कहानी, लेटर, लेटर स्टोरी, ऐसे करके। लेटेस्ट जो होता है, लेटेस्ट होता है बिल्कुल मानो एकदम रिसेंट, वीकेंड बोल सकते हैं उसको, लेटेस्ट है। जैसे बोलते हैं ना कि उसकी अपकमिंग मूवी, अपकमिंग, अपकमिंग उसका सिनोनिम्स हो सकता है, अपकमिंग यानी कि आने वाली। तो बोल सकते हैं उसकी लेटेस्ट मूवी कौन सी है, उसका लेटेस्ट शो कौन सा, उसका लेटेस्ट आर्टिकल क्या है, तो ये लेटेस्ट उस यानी कि जो तरोताजा हो सकता है, यानी कि रिसेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल तरोताजा। अब लास्ट तो आप सब लोग जानते हैं, लास्ट यानी कि बिल्कुल पिछला। जैसे हम बोल सकते हैं, बोलते हैं कि उसकी लास्ट, उसका जो लास्ट बुक थी वो क्या थी, यानी लास्ट सेशन था हमारा, क्या था लास्ट सेशन, यानी कि अभी जो हम पीछे छोड़ के चले, एडजेक्टिव पार्ट 1। तो इस प्रकार से जो पिछले का अर्थ आता है तो लास्ट, रिसेंट बिल्कुल लेटेस्ट का अर्थ होता है, तो रिसेंट का अर्थ होता है तो लेटेस्ट, एंड रिसेंट यानी कि बिल्कुल तुरंत, अब हाल फिलहाल की बोल सकते हैं, हाल फिलहाल। एंड लेटर का अर्थ होता है तो बाद, और लेट, सॉरी लेटर का अर्थ होता है बाद, आई सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा, आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा। तो बोल सकते हैं जैसे कि ही कम्स हियर लेटर, he comes here later than I expected, expected, यानी वह यहाँ he comes, वह यहाँ देरी से आया, जितनी जितनी मैंने उससे आशा की थी, यानी उस आशा से भी देरी से आया। हाँ उसने कहा था मैं 1 घंटे में आ जाऊँ, मुझे, पर मुझे पता था कि वो कितना देर है, जब 1 घंटे ही बोला है तो करीब 1.5 घंटा, मान लो 1.5 घंटे में आएगा, तो यानी जितनी मुझे उम्मीद थी उतना लेट आया। तब जो लेट यानी देरी का अर्थ है वहां पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर लेटर। अब आते हैं बाद वाली, तो हम बोलते हैं ना आई कॉल यू लेटर, आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, कॉल करूंगा। तो बाद का जो अर्थ होगा वहां पे क्या, ये वाली लेटर कंपैरेटिव डिग्री, आई कॉल यू लेटर। तो देन नाउ, बहुत सी जगह पे लिखते हैं ना आई कॉल यू लेटर नाउ,
मैं तुम्हें अब बाद में फोन करूंगा, यानी अब से बाद में, ठीक है। लेटेस्ट बोल सकते हैं, दिस इज द लेटेस्ट आर्टिकल ऑफ दिस बुक, यानी कि इस किताब का ये लेटेस्ट आर्टिकल है, यानी कि ये बिल्कुल अपडेट होके आया है। क्या करके आया है? अपडेट होके आया है। तब वहां पे जो बिल्कुल नया तरोताजा अभी अभी निकला है, जैसे हम बोल सकते हैं उसका न्यू लेटेस्ट सॉन्ग क्या है, उसका ये लेटेस्ट वीडियो कौन सी है, जैसे हम बोले मेरी लेटेस्ट वीडियो कौन सी है, एडजेक्टिव पार्ट 2, तो क्या है? तो लेटेस्ट, लास्ट, माई लास्ट वीडियो बोल सकते हैं, दिस इज द एडजेक्टिव पार्ट 1 इज माई लास्ट, का मतलब है पिछला, बिल्कुल खत्म, आगे कुछ नहीं होना है। तो ये तो मेरा तो सॉरी, तो बोल सकते हैं जैसे कि वो कौन सा है, कहते हैं ना उसकी लास्ट वीडियो कौन सी थी, तो दैट वन वाज द लास्ट इमेज, ये उसकी, ये वाली उसकी, यानी वे वाली उसकी सबसे लास्ट इमेज यानी तस्वीर थी। तो इस प्रकार से हम इनके बीच डिफरेंसेस समझ सकते हैं। तो आई होप सबके समझ में आया होगा, लेटर एंड लेटेस्ट एंड लास्ट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक सभी को समझ में आया। तो अब बातें करेंगे कुछ ऐसी ही थोड़ी सी और, बस अंतिम पड़ाव पर है। जैसे कि अब मैं आपसे बात करता हूं एक सिंपल सी, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जो अधिकतर पूछ ली जाती है और अधिकतर पता भी ना होती है, एल्डर एंड ओल्डर। अब एल्डर क्या है और ओल्डर क्या है? सबसे पहली बात देखिए, दोनों का मतलब है बड़ा, दोनों का मतलब क्या है? बड़ा। बस फर्क क्या है? एल्डर यूज होता है, जैसे मैंने लिखा ही इज माई एल्डर ब्रदर, मैंने बोला ही इज माई ओल्डर ब्रदर। दोनों में फर्क क्या है? बस फर्क दोनों में यहां पर है कि अगर एल्डर वर्ड यूज हो रहा है तो एल्डर का मतलब है खून का रिश्ता होगा उससे, यानी मेरा सगा भाई बहन, ठीक है। तो सगा यानी बिल्कुल एक ही परिवार से मतलब एक ही परिवार, एक ही पिता के वगैरह, ऐसे खून का रिश्ता कह सकते हैं उसमें। और ओल्डर का मतलब होता है कि सामाजिक, कहते हैं ना यार तू तो मेरा बड़ा भाई, ये भाई के जैसा है, फलान ढिकान बोलते हैं ना, तब वहां पे जो बड़े का अर्थ होता है वहां ओल्डर होता है, यहाँ पर एल्डर का मतलब खून का रिश्ता, इधर है सामाजिक। बस दोनों में इतना ही फर्क है, ठीक है, समझ में आया। इसका एल्डेस्ट होता है और इसका ओल्डेस्ट होता है, सुपरलेटिव, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक सभी को समझ में आया? चलिए तो आई होप इतनी चीजें काफी हैं हमारे लिए, हमारे सिलेबस से रिलेटेड, हमारे कोर्स से रिलेटेड, और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपके लिए जो बेनिफिट है वो यहीं तक है, और इतना ही बहुत है। इतना भी आता है तो आप बहुत अच्छा करेंगे एडजेक्टिव को। एंड अगर कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो मैं आपको जरूर, कभी याद आए तो मैं बताऊंगा जरूर। और अगर हमारी वीडियो में कोई दिक्कत हो आपको वॉइस से रिलेटेड या फिर कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ और जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हुआ। अगर किसी बच्चे को वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपकी तरह कुछ और भी देखें। और एक बार आपसे फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक दोबारा से लेके आऊंगा आपके साथ। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।